हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी के लिए जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, कोरोना वैक्सीन के बारे में। सो ये वैक्सीन कितने टाइप की होती है, मेनली जो इंडिया के अंदर है वो कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन कौन से टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, इसको कितने डोजेज में लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, और इन वैक्सीन के पीछे जो सबसे बड़ा जो रूमर फैला हुआ, काफ़ी सारे रूमर्स फैले हुए हैं, अफवाहें फैली हुई है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन अफवाहों के पीछे कितनी सच्चाई है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है ये हाईली ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन है, हाईली जो स्पेशलिस्ट पर्सन है उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। लाइक के जो यूएसए से डॉक्टर गोडसे है, एम्स हैदराबाद से डॉक्टर अग्रवाल हैं, उनकी द्वारा बताई हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन ही मैंने यहाँ पे कलेक्ट की है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगी, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके भी मन में जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि जो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आई और काफ़ी सारे लोगों को शेयर कर दी बिना सोचे समझे और उन लोगों की और टेंशन बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो ये सब लोगों को पता होगा कि कोविशील्ड अवेलेबल है, कोवैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा अभी जो न्यू आई है वो है स्पुतनिक वी। ओके, तो ये अभी न्यू ही मंगवाई है रशिया से। तो स्पुतनिक वी के बारे में ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड के जो डेवलपर हैं वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके पार्टनरशिप में है एस्ट्राजेनेका, एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है। वहाँ पे ये दोनों ही क्या है, इसके डेवलपर हैं। और इंडिया के अंदर जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। ओके, इसके अलावा जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन काफ़ी अलग अलग टाइप की हो सकती है। लाइक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हो सकती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो सकती है, डीएनए वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग टॉक्सिन वैक्सीन हो सकती हैं। तो इन वैक्सीन को किस तरह से बनाया जाता है और ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से वर्क करती है, ये चीज़ देखते हैं। तो जो कोविशील्ड है वो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। वेक्टर मीन्स, वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। कोई भी व्हीकल, जैसे कोई बस है या ट्रेन है, उसके अंदर कुछ चीज़ ले जानी है। तो यहाँ पे एक एडिनो वायरस, जो कॉमन कोल्ड वायरस है, वो क्या करेगा, व्हीकल की तरह काम करेगा। और हमें मेनली जिस एंटीबॉडी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करवाना है वो किसके लिए एक्टिवेट करवाना है, कोरोना वायरस के लिए। तो उस व्हीकल के अंदर हम लोग कोरोना वायरस की जो प्रोटीन है वो डाल देंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा, अब हम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी एक वायरस है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी क्या। तो इस वायरस को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है। ओके, तो इसको जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ जनरेट होगी, लेकिन लो अमाउंट में होगी। और वो जो मेनली जो एंटीबॉडीज जनरेट होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, वो होगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। जो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस वायरस के अंदर और फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो ये है कोविशील्ड का प्रोसेस और इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोला जाता है। इसको रिकम्बाइन किया गया है अलग अलग टाइप के वायरस को। ओके, इसके बाद इसकी जो इस वैक्सीन की जो डोजेज लेनी चाहिए वो 2 डोज लेनी चाहिए और दोनों डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 6 to 8 वीक का। ये गाइडलाइन पहले आई थी, अभी जो इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, उसमें है 12 to 16 वीक। ओके, तो 12 to 16 वीक्स के गैप के बाद इसको क्या करना है, सेकेंड डोज को लेना है। अब इसकी एफिकेसी रेट देखें तो कोविशील्ड की एफिकेसी रेट है 71%। एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि ये वैक्सीन हमारी बॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, तो वो 71% हम लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे उस वायरस के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन हमारे जो वैक्सीन है ये पूरी मैन्युफैक्चरर पूरी जो डेवलप की गई है ये पूरी इंडिया के अंदर डेवलप की गई है, कहीं से बाहर से नहीं मंगवाई है, ये नेटिव है इंडिया की। और इसको जो डेवलप किया गया था वो किया था भारत बायोटेक ने विद पार्टनरशिप विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ओके,
तो ये पूरी तरह से इंडिया की वैक्सीन है और इसमें जो प्रोसीजर है वो पूरा डिफरेंट है कोविशील्ड से, बिकॉज कोविशील्ड और स्पुतनिक वी है उसका प्रोसीजर काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन कोवैक्सीन का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है, वायरस को इनएक्टिवेट किया गया, जो कोरोना का वायरस है उसको कुछ केमिकल्स के थ्रू इनएक्टिवेट करके उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया। मीन्स इसमें क्या होगा, वायरस बॉडी के अंदर एंटर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बन गई, लेकिन वो वायरस इस तरह से इनएक्टिवेट कर दिया गया कि वो डिजीज़ कोज नहीं कर सकता बॉडी के अंदर। ओके, तो ये वायरस एंटर हो जाएगा लेकिन डिजीज़ कोज नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट ओनली एंटीबॉडीज़ रेडी रहेगी। तो जब जो रियल में अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है बॉडी को, तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ रेडी है वहाँ पे, तो उस वायरस को जल्दी से वहाँ से किल कर दिया जाएगा, जल्दी से वहाँ से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यही मैकेनिज्म होता है वैक्सीन का कि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना के रखते हैं और जैसे ही वायरस, जो रियल वायरस है वो इन्फेक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई रहती है ऑलरेडी, वो उसको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ओके, अब इसके बीच में जो इसकी भी 2 डोजेज लेनी है और दोनों डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 28 डेज़ का। ओके, ये गाइडलाइन चेंज होती रहती हैं, अगर गैप ज़्यादा हो थोड़ा तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें इम्यूनिटी अच्छी होने के चांसेस रहते हैं, तो जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग गैप रखना है, लेकिन गैप थोड़ा ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो इसकी एफिकेसी रेट है वो कितनी है, 78%। मीन्स कोविशील्ड से स्लाइटली इसकी जो एफिकेसी रेट है वो ज़्यादा है, मीन्स ये 78% हमारी बॉडी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी न्यू आई है वो है स्पुतनिक वी, जिसको रशिया से मंगवाया गया है, गेमेलिया रशिया में इसको डेवलप किया गया था और जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है इंडिया के अंदर, वो वहाँ पे ये इसकी पार्टनरशिप के साथ में है। ओके, अब ये जो वैक्सीन है ये भी वेक्टर बेस्ड है। ये एडिनोवायरस क्या है, एक कॉमन कोल्ड वायरस होता है जो चिंपैंजी से लिया गया है और इसके अंदर कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि इसकी जो फर्स्ट डोज जो दी जाती है वो बिल्कुल सिमिलर है कोविशील्ड के जैसे ही, लेकिन जो इसकी सेकंड डोज दी जाएगी उसमें जो व्हीकल जो है उसको चेंज कर दिया गया। जैसे फर्स्ट टाइम इसको बस से लेके गए, सेकंड टाइम इसको ट्रेन से लेके जा रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से इसकी जो एफिकेसी रेट है वो भी देख सकते हैं कि 91.6% हो गई। मीन्स इसकी एफिकेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है और इसकी भी 2 डोज लेनी है और दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 4 to 8 वीक्स का। तो ये जो मेन डिफरेंस है इन तीनों वैक्सीन के बीच में। अब आते हैं हम लोग, जो मेन चीज़ है वो है रूमर्स के बारे में कि कौन कौन सी अफवाहें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में वैक्सीन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसमें काफ़ी रेयर हैं, काफ़ी माइन्यूट साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें थोड़ी सी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिस एरिया में जहाँ पे वैक्सीन ली हैं वहाँ पे थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा मसल्स एक हो सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब भी हम लोग फीवर रेस्पॉन्स होता है या फिर कुछ भी होता है, तो ये सारी रेस्पॉन्स क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट है। जैसे फीवर आ रहा है, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब हमारा बॉडी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बाकी ऐसा कहीं पे भी ट्रायल में बिल्कुल नहीं देखा गया है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ब्लड क्लॉटिंग का जो रेशियो है वो भी 1 लाख to 1 है। 1 लाख पीपल में को अगर वैक्सीन लगाई तो 1 पीपल के अंदर वो थोड़ा सा क्लॉटिंग का इफेक्ट देखा गया है। तो वो अनदर कुछ क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो वो किसी अलग चीज़ की वजह से उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। बाकी जो अगर रिस्क फैक्टर देखें कि कोरोना और साइड इफ़ेक्ट का जो रिस्क फैक्टर देखें तो कोरोना का रिस्क सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू साइड इफ़ेक्ट। तो वैक्सीन तो लेनी ही है। अगर वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा वो साइड इफ़ेक्ट भी आ गया तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन जो कोरोना की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है ये आप सब लोगों को पता है। तो कोरोना और साइड इफ़ेक्ट का जो रिस्क फैक्टर है वो कोरोना का बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमें
कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन तो लेनी चाहिए। इसके अलावा जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बाद काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं। तो पेन किलर बिल्कुल नहीं लेनी है। चाहे वो जो हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करती है, तो उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी है, उसके बीच में नहीं आना है। तो हमें कोई भी पेन किलर वहाँ पे नहीं लेनी है। यही सारे डॉक्टर की गाइडलाइन है। ओके, इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए तो इसका मतलब क्या वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर काम नहीं कर रही है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। किसी को क्या चीज़ पसंद होती है, किसी को क्या चीज़ पसंद होती है, किसी को किसी चीज़ अलग चीज़ से एलर्जी हो सकती है, किसी को अलग चीज़ से एलर्जी होती है। तो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किसी को थोड़े कम होंगे, किसी को बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन ख़राब है। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट हो तो भी कोई बात नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, वैक्सीन बिल्कुल आपकी बॉडी में काम करेगी। ओके, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने जैसे ही वैक्सीन ली उसके बाद हम कोरोना पॉजिटिव आ गए या फिर RT-PCR टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा वैक्सीन की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आपको कोई कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रही, या फिर कोविड का जो वो डिजीज़ है वो नहीं दे रही है। वैक्सीन तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, ये हो सकता है कि आप पहले से इन्फेक्टेड हो और उसके बाद आपका जो वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA है उसकी वजह से वो पॉजिटिव आ गया। जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर आप गए, वहाँ पे भी अगर किसी से बातचीत हुई या फिर कुछ हुआ, तो वहाँ पे भी हो सकता है, चांसेस हैं कि आपके अंदर वहाँ पे ये जो वायरस है एंटर हो गया वो बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव आ सकता है। अदरवाइज वैक्सीन से इसका पॉजिटिव आने का कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, वैक्सीन में नॉट सेफ बिकॉज इट डेवलप वेरी क्विकली। जो काफ़ी सारे कुछ लोग जो इस बारे में जानते हैं कि वैक्सीन को जो डेवलप होने के लिए 9-10 साल लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वैक्सीन डेवलप होने के लिए, तो ये वैक्सीन काफ़ी जल्दी क्विकली डेवलप की गई है, तो इसका मतलब ये सेफ़ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लाइक एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 आदमियों को लगाया हुआ है, और वहाँ पे जो मटेरियल चाहिए वो भी आपने पूरा अवेलेबल नहीं करवा रखा है, जो फंड चाहिए वो भी पूरा अवेलेबल नहीं है, तो उनको कितना टाइम लगेगा? वो जैसे तैसे अरेंज करके उनको 5-10 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ में अगर आप 1000 लोगों को लगा रहे हो, वहाँ पे मटेरियल सारा अवेलेबल है, फंड भी आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इसमें क्या हुआ कि अभी सब लोग डरे हुए थे, गवर्नमेंट से लेके सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सब लोग डरे हुए थे। तो इसमें सबका जो फोकस गया वो किस पे गया कि वैक्सीन बनानी है। सारा काम रोक के गवर्नमेंट ने भी फंड प्रोवाइड किया गया, और सारे जो लोग थे रिसर्च जो लेबोरेटरी के अंदर, वो सारे किस में लग गए? वैक्सीन बनाने के लिए लग गए। तो इतने सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो जल्दी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैंने वैक्सीन ले ली, अब तो मैं इमॉर्टल हो गया, अमर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ली है वो थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि वायरस क्या कर रहा है, अपने म्यूटेट होता जा रहा है, अपने जो स्पाइक प्रोटीन है उसको चेंज करता जा रहा है। तो वैक्सीन लेने के बाद अभी जो वेरिएंट उसका जो अवेलेबल है, उसका स्ट्रेन वायरस का, उसके अगेंस्ट तो हम जो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन आगे के टाइम हमें क्या पता कि वो कौन सा वेरिएंट आ जाए और वो इन्फेक्ट कर दे। तो अभी के लिए अगर हमें प्रोटेक्ट होना है तो ये इमीडिएटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्योंकि जनरली हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए भी 7 to 14 डेज लग जाते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, इमीडिएटली तो हम प्रोटेक्ट नहीं होंगे, उसमें थोड़े दिन बाद हमारा इम्यून सिस्टम जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज जनरेट होगी, तो फिर वो हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर हम उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वंस आई एम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 आई विल नॉट गेट द कोविड इन्फेक्शन। ये भी एक रूमर है कि अगर मैंने वैक्सीन ले ली तो अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे को कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है कि आपका वायरल लोड कितना है। अगर आप वैक्सीन लेने के बाद भी सारे जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं,
तो आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन आपने वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल फ्रीली अगर घूम रहे हैं तो वो वायरल लोड पे डिपेंड करता है कि अगर आपके सामने वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है और इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो वो कोरोना के इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि एफिकेसी रेट हमने देखी है 71%, 78%, मीन्स आपको 70% तो आप प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन 30% तो आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैंने फर्स्ट डोज एक वैक्सीन की ले ली, लाइक फर्स्ट डोज मैंने कोविशील्ड की ली, तो सेकंड डोज में क्या कोवैक्सीन की ले सकता हूँ? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट डोज जिसकी ली है कोविशील्ड की, अगर फर्स्ट डोज ली है तो सेकंड डोज भी किसकी लेनी है? कोविशील्ड की लेनी है। फर्स्ट डोज अगर कोवैक्सीन की ली है तो सेकंड डोज भी किसकी लेनी है? कोवैक्सीन की लेनी है। ओके, इसमें डोज को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी फर्स्ट डोज थी वही सेकंड डोज लेनी है। उसके बाद है वैक्सीन में और मे नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस वेरिएंट। काफ़ी सारे लोग जिनको पता है कि वायरस म्यूटेंट हो रहा है और इसके जो वेरिएंट्स अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लाइक चीन के अंदर अलग वेरिएंट है और रशिया के अंदर अलग है या फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर अलग है, तो उन वेरिएंट से हम प्रोटेक्ट नहीं हो सकते तो हम वैक्सीन क्यों लें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अभी जो वेरिएंट है उससे बचने के लिए तो हमें वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। अगर इससे बच गए तो फिर नेक्स्ट वाले वेरिएंट का सोचेंगे। ओके, तो अभी जो वेरिएंट अवेलेबल है, अभी जो कोरोना का जो फॉर्म अवेलेबल है उसके अगेंस्ट तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें वैक्सीन लेनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मिथ बना हुआ है कि जो लोग पहले से डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये काफ़ी बकवास वाला जो मिथ है ये, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर गोडसे ने जो बताया, एक एग्जांपल दिया कि अगर आप हेलीकॉप्टर से डाइविंग कर रहे हो, हेलीकॉप्टर से आपको हवा के अंदर कूदना है और आप बोल रहे हो कि मुझे जो पैराशूट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वही बात हो जाती है। क्योंकि इन लोगों को तो सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इनको वायरस होने का खतरा, वायरस का जो अटैक होने का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इनको सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी क्या ले सकती है वैक्सीन? तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो ट्रायल है अभी चल रहा है, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक, तो उसके लिए जो यूएसए के अंदर तो प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को ले सकती हैं, तो उनको नहीं लेना अभी तक। और अगर हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर देखें तो हमें पता है कि जो प्लेसेंटा को जो एंटीबॉडी क्रॉस करती हैं वो होती हैं IgG। ओके, और अब वो जो वैक्सीन है वो तो काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ बनाएगी, IgG, M, D, कुछ भी कितनी भी सारी बना सकती हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, और IgG ओनली क्रॉस करती हैं, तो IgG अगर बन रही है या नहीं बन रही है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि अगर कोई एंटीबॉडी बन रही है और वो मदर के थ्रू उस फीटस के अंदर जा रही है, उस बेबी के अंदर जाएगी, तो वो तो ऑब्वियसली उसको भी प्रोटेक्ट ही करेगी। तो ये अभी ट्रायल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग और मेंस्ट्रुएटेड वीमेन। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग जो फीमेल्स हैं वो, उसके लिए ये गाइडलाइन आ चुकी है कि भाई वो वैक्सीन ले सकती हैं। ओके, अगर उनका डिलीवरी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो वो जो वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो पीरियड्स चल रहे हैं वो वीमेंस भी वो क्या ले सकते हैं? वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोविड रिकवर्ड पर्सन है, जो रिकवर्ड पेशेंट है, उनको क्या करना है, उनको लेनी चाहिए या नहीं? तो उनके लिए, क्योंकि कोविड रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। ओके, तो वो नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनी हुए हैं, और इसके अलावा जो वैक्सीन्स देंगे उसके अंदर भी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट होगी। तो वो दोनों टाइप के अगर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो रही हैं तो वो इंसान तो बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो उसको भी, कोविड रिकवर्ड पेशेंट को भी क्या करना है, वो जो वैक्सीन है वो लेनी है। इसके अलावा अगर उनको थोड़ा सा, अगर वहाँ पे मारामारी चल रही है, वैक्सीन की थोड़ी कमी आ रही है, तो वो थोड़ा 90 डेज़ तक वेट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग लाइक इस तरह के लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं, जिनको एक बार भी नहीं मिली है वैक्सीन, तो उनके लिए ये थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी वैक्सीन तो सबको लेनी है, चाहे वो ये थोड़ा सा वेट करने के लिए रुक सकते हैं।
ओके। इसके अलावा अल्कोहलिक पर्सन को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, तो जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो वो तो वैसे ही हार्मफुल है, लेकिन जिनकी बिल्कुल लत लगी हुई है, जो डेली अगर अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनको सडनली अल्कोहल ड्रॉप नहीं करना चाहिए, सडनली उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये डॉक्टर ने बताया है। लेकिन ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है अल्कोहल के लिए, लेकिन जो स्पुतनिक वी है उसके लिए गाइडलाइन रशिया ने जारी की है कि जो वैक्सीन लेते हैं उसके 3 वीक पहले और 3 वीक बाद तक हमें अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा कि वैक्सीन लेने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं, तो ब्लड डोनेट करने में कोई भी यहाँ पे बुराई नहीं है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं आराम से। अगर ब्लड डोनेट करने की जो अनादर जो क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल कर रहे हैं आप, तो ब्लड डोनेट आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ चुका है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन, अगर आपके पास चॉइस है कि कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन भी मिल रही है, स्पुतनिक वी भी मिल रही है, तो फिर कौन सी लें। अभी तो सब जगह ऐसी कम ही चल रही है, स्लॉट भी खाली नहीं है, तो जो मिल रही है वो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। कोविशील्ड भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है सब लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को लग चुके हैं, कोवैक्सीन भी लग चुके हैं। सारी वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट जरूर करेगी, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपको दोनों चॉइस हैं आपके पास कि कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है, तो फिर 60 से जो अबव एज के जो पर्सन है उनको कोविशील्ड को प्रेफर करना चाहिए, और 30 से 60 के बीच के जो पर्सन है वो कोई सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो 18 to 30 एज के जो हैं उनके पास चॉइस है कि कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें। तो जो 18 to 30 वाली जो गर्ल्स हैं, वीमेंस हैं, उनको मेनली कोवैक्सीन को प्रेफर करना चाहिए। ओके, ये गाइडलाइन डॉक्टर ने बताई। इसके अलावा सारी वैक्सीन एक जैसी हैं, सारी वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। तो जो वैक्सीन मिल रही है वो ले लेनी चाहिए, वेट बिल्कुल नहीं करना है कि अच्छी वैक्सीन आएगी ले लेंगे, तो जब जिंदा रहेंगे तब वैक्सीन ले पाएंगे ना। तो अभी जो मिल रही है उसको ले लें। अगर चॉइस है तो उसके बाद आप प्रेफर कर सकते हो, अभी मैंने जैसे बताया कि एज के अकॉर्डिंग कोवैक्सीन लेनी है या कोविशील्ड। ओके, तो ये सारे कुछ मिथ थे, फैक्ट थे, कुछ जो क्वेश्चंस थे, हो सकता है आपके माइंड में हो, और आई होप मैंने इनको क्लियर करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है ये इन्फॉर्मेशन, तो आपके फैमिली मेम्बर, जितने भी फ्रेंड्स जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, उनको सबको शेयर करें, ताकि सबके मन में जितने भी जो डाउट्स चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।